दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक फकीरों के झोलों को पहचानना शुरू कर दीजिए। आने वाले वक्त में कौन सा राजनीतिक फकीर किस झोले को उठाकर कहां भागेगा, पहचान आपको होने की जरूरत है। डूबती अर्थव्यवस्था के बीच विश्व मंदी की आहट भारत के लिए एक चेतावनी है, और चेतावनी कोई दूसरा नहीं दे रहा है बल्कि भारत जहां से कर्ज उठाता है, जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दखल देता है, कुछ मुनाफा कमाता है। चेतावनी वहीं से आ रही है। विश्व बैंक भारत के ग्रोथ रेट को घटा रहा है और आईएमएफ बतला रहा है कि 2026 तक भारत की जो समूची जीडीपी है, यानी अभी वह $3 ट्रिलियन तक पहुंची नहीं है, उससे ज्यादा $4 ट्रिलियन तक की स्थिति 2026 तक दुनिया भर की इकोनॉमी से गायब हो जाएगी। अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ जाएंगी और विकसित देशों के साथ जो गरीब और विकासशील देश हैं, उनका जो व्यापार चलता है और जो भी उससे लाभ होता है, उस लाभ का फायदा उठा पाने की स्थिति में वह आ नहीं पाएंगे। चेतावनी विश्व बैंक और आईएमएफ दे रहा है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था इस दौर में कर्ज में डूबी हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 82 रुपए को पार कर चुका है, यानी हर दिन भारत दुनिया के बाजार से जो भी सामान मंगाता है उसकी कीमत और बढ़ जाती है, और भारत के बाजार में जब वह कीमत में बेचने की शुरुआत होती है तो महंगाई सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक्सपोर्ट भारत का कम इस दौर में हुआ है, इंपोर्ट भारत का इस दौर में बढ़ गया है। लेकिन पहली बार सवाल उसके आगे का है, और कोई यह नहीं कह सकता है कि हम फकीर हैं, हम झोला उठाकर चल निकलेंगे। यह संभव नहीं है, क्योंकि समूची दुनिया के सामने इस मंदी की आहट है। वो अमेरिका हो, वो चीन हो, वो यूनाइटेड किंगडम हो, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, यानी समूचा यूरोप ही क्यों ना हो। और इसकी आहट रशिया में भी महसूस की जा रही है। युद्ध से जूझते हुए रशिया इस बात को समझ रहा है कि अपनी इकोनॉमी तो संभालनी होगी। सबको कुचला नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है, तो जो आर्थिक तौर पर जहां लाभ होगा वहां पर रशिया भी जाएगा, और उसके इर्द गिर्द के वह तमाम देश जो शायद अपने तौर पर अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए अर्थव्यवस्था के माकूल राजनीति को साध रहे हैं, इसके ठीक उलट की परिस्थिति भारत में राजनीति ही अर्थव्यवस्था मान ली गई। भारत के भीतर राजनीतिक मंत्र ही इस देश के भीतर में इकोनॉमिक पॉलिसी को मानने की दिशा में ले जाया गया। शायद इसीलिए कॉरपोरेट की फंडिंग न सिर्फ बढ़ी, बल्कि सत्ताधारी दल के पास कॉरपोरेट फंडिंग 89% 89% तक आने लगी। और उस कॉरपोरेट फंडिंग की जो सत्ताधारी दल को मिलता था, वह कुछ लाभ तो देगा, बिल्कुल दे रहा है। उन परिस्थितियों में जब राजनीति पूंजी से चलती हो और पूंजी कॉरपोरेट के जरिए आती हो, और कॉरपोरेट का कोई योगदान भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर ना हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों के जरिए मुनाफा कमाना और भारत की इकोनॉमी को बढ़ाना, इस स्थिति से समूचा कॉरपोरेट ही दूर हो, तो जरा कल्पना कीजिए कि तो क्या बचा सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर भी सितंबर के महीने में सबसे नीचे चला गया है, जो इससे पहले कभी नहीं गया था। दस्तावेजों को आज खंगालने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि राजनीति कहां बचेगी, चुनाव प्रचार कहां बचेगा। हजारों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो हर महीने सत्ताधारी दलों के पास आता है, और उस सत्ताधारी दलों में बीजेपी के पास लगभग 70 से 75% पूंजी उसी के पास आ जाती है। और जब वो बताने निकलती है कि हमारे पास कितनी पूंजी आई, तो आई हुई पूंजी का 70% अज्ञात सोर्स होता है, यानी नहीं पता है। यानी भारत की संसद के भीतर ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए ना जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसे बनती चली गई कि समूचा लोकतंत्र ही ब्लैक मनी के आश्रय हो गया। यानी चुनाव है, वोट चाहिए, विधायक चाहिए, सांसद चाहिए। इस आंकड़े को अगर परखना शुरू करें तो देश की कोई भी कॉरपोरेट भारत की राजनीति के सामने
टिक नहीं पाएगी, क्योंकि यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं है राज्यों पर कब्जा करने की स्थिति। और इस परिस्थिति के दायरे में कहीं ना कहीं आरबीआई भी आ गया, बैंकों की स्थितियां भी आ गई, और यही चेतावनी आईएमएफ दे रहा है, यही चेतावनी विश्व बैंक दे रहा है। तो क्या भारत की समूची अर्थव्यवस्था को कंगाल बनाकर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की जो पूरी रणनीति है, इस विश्व मंदी के दौर में भारत को कहीं डुबो ना दे? और अगर डुबोने की परिस्थितियां सामने आकर खड़ी हो गई तो सवाल सिर्फ सोने को गिरवी रखने भर की बात नहीं होगी, बल्कि भारत का बाजार अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के गिरफ्त में होगा, और उस पूंजी पर भारत की कोई लगाम नहीं होगी। भारत की करेंसी जो डॉलर के मुकाबले अभी 82 रुपए 20 पैसे और 33 पैसे तक पहुंच चुकी है, वह आने वाले वक्त में 100 का आंकड़ा तुरंत पार कर जाएगी, क्योंकि चेतावनी आईएमएफ दे रहा है, चेतावनी वर्ल्ड बैंक दे रहा है। और दुनिया भर के विकसित देश अपने अपने सेंट्रल बैंकों के जरिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, उसका सीधा असर भारत के शेयर बाजार पर पड़ रहा है, भारत के भीतर निवेश को लेकर पड़ रहा है। यानी सवाल यह नहीं है कि बेरोजगारी कितनी, महंगाई कितनी, लोगों की कैपेसिटी खरीदने की कितनी कम हो गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे डामाडोल हो गया, इकोनॉमी कैसे डामाडोल होते हुए अब सर्विस सेक्टर को भी अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। क्योंकि जिक्र हमने किया कि सर्विस सेक्टर भी सितंबर के महीने में सबसे नीचे आ गया, जो इससे पहले कभी नहीं था। लेकिन दस्तावेजों को टटोलिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक बहुत साफ कहता है, तीसरी बार विश्व बैंक ने कहा आपकी ग्रोथ रेट लगातार नीचे जा रही है, संभल जाइए। कल तक 7.5% थी, हम उसे अब 6.5% करते हैं। यानी सफर 9% से शुरू हुआ और 6.5% पर आ गया। अभी भी कई महीने नहीं, 6 महीने बचे हैं। आने वाले वक्त में जो रफ्तार है वो बताती है कि यह 5% के नीचे आ सकता है। और आईएमएफ अपने तौर पर बता रही है कि समूची दुनिया की जो ग्रोथ रेट है 2022 में वह 3.2%, तो 2023 में 2.9%। लेकिन चेतावनी आईएमएफ की एक कदम आगे है, क्योंकि वह स्पष्ट आंकड़ों में बता रहा है कि $4 ट्रिलियन भारत की मौजूदा वक्त में जो पूरी जीडीपी है यह $2.7 ट्रिलियन की है। यानी $1.3 ट्रिलियन भारत की पूरी जीडीपी से ज्यादा। दुनिया की समूची इकोनॉमी में भारत का नंबर 5वां सही, लेकिन पूरी इकोनॉमी से एक झटके में अगर $4 ट्रिलियन कम हो जाएं और उसकी रफ्तार हर बरस के साथ $1 ट्रिलियन से ज्यादा की हो, तो अर्थव्यवस्थाएं जब सिकुड़ेंगी, व्यापार थमेगा, बाजार शिथिलता के दायरे में आ जाएगा, रोजगार बचेगा नहीं, महंगाई बढ़ने लगेगी, पैसे लोगों के पास कम होते चले जाएंगे। तो क्या यह सरकार कहेगी चुनाव जिताइए, 5 किलो अनाज फ्री में देंगे? क्या इकोनॉमी ऐसी स्थिति में भारत की आकर खड़ी हो चली है? हो सकता है, क्योंकि इस दिशा में भारत लगातार जिस प्रयासरत है उसमें भारत की रिजर्व पूंजी भी कम हो गई है, व्यापार घाटा लगातार बढ़ते चला जा रहा है। नया डाटा तो बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि पिछले बरस यानी 21-22 में अगर $192 बिलियन था, तो पहले 6 महीनों में अभी $150 बिलियन हमारा व्यापार घाटा हो चला है। यानी जीडीपी के मुकाबले पिछले बरस जो परसेंटेज था उससे हम दुगनी परिस्थिति से ज्यादा बुरी हालत में हैं। पिछले बरस तो 1.2% था, इस बरस वह बढ़ते बढ़ते और ज्यादा ना बढ़ जाए, 3% पार ना कर जाए। यही स्थिति करंट अकाउंट डेफिसिट की है, जो एक लिहाज से समझिए इसे कि 2021-22 में $38 बिलियन था, इस वक्त $24 बिलियन हो चला है। अगर भारत की सर्विस सेक्टर भी डामाडोल हो गई तो जो 60% योगदान है सर्विस सेक्टर का, धराशायी चीजें कैसे होंगी, संभालेगा कौन? ये राजनीति चुनाव प्रचार के जरिए क्या कुछ संभालेगी। यानी चुनाव प्रचार महत्वपूर्ण है, राजनीति साधनी महत्वपूर्ण है, सत्ता में बने रहना महत्वपूर्ण है, और उस सत्ता को खूब पैसा चाहिए। इसके लिए कॉरपोरेट की नेटवर्थ को बढ़ाना और इस देश को कौड़ियों के मोल टुकड़ों में उसके हवाले करते चले जाना, यही इकोनॉमी का मंत्र है। लेकिन दुनिया भर के देश
अगर वहां के सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे, भारत ने बढ़ाया है रेपो रेट, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ाया है, लेकिन भारत डॉलर पर कहीं ना कहीं टिका हुआ है। इसको सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि डॉलर की महत्ता क्या है, और डॉलर के मुकाबले रुपया आज अगर 82 रुपए 33 पैसे तक पहुंचा और ये 100 रुपए तक भी आने वाले वक्त में जो रफ्तार है उसके मुताबिक दिवाली बीतते बीतते और क्रिसमस आते आते ये 100 रुपए ना छू दे। ऐसी स्थिति में भारत की रफ्तार हो चली है, और तब जो एवरेज रिजर्व पूंजी की जो घटेगी भारत की, उसको संभालेगा कौन और संभलेगी कैसे? क्योंकि दुनिया में डॉलर एक लिहाज से स्टेबल करेंसी के तौर पर देखी जा सकती है। दुनिया भर में जितना व्यापार होता है 85% डॉलर पर टिका हुआ है। दुनिया भर के जो भी सेंट्रल बैंक हैं अलग अलग देशों के, उसमें 64% विदेशी करेंसी डॉलर के तौर पर होती है, और दुनिया भर में 39% कर्ज जो है वो डॉलर के जरिए ही दिया गया है। तो डॉलर के मुकाबले करेंसी कम होना यह कहने से काम नहीं चलेगा कि देखिए हमने रशिया के साथ और आने वाले वक्त में कई एशियाई देशों के साथ हम रुपए में ट्रांजैक्शन करेंगे। उन देशों की भी करेंसी उसी डॉलर पर टिकी हुई है, क्योंकि वो तमाम देश और भारत भी स्वावलंबी नहीं हुआ है अभी भी। और भारत की जो इकोनॉमी संभाले हुए कॉरपोरेट का तबका है ना, और जो ट्रेडर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बिलियनियर्स हैं इस देश के भीतर में, वह अंतर्राष्ट्रीय पूंजी पर टिके हुए हैं। वहां पर कोई सीमा नहीं देखी जाती है। तो इस परिस्थिति में अगर भारत की इकोनॉमी को संभाला हुआ वह तबका अगर विचलित हो जाएगा, तो कौन सी राजनीति आप साधेंगे और कौन सा चुनाव प्रचार आपको किस राज्य में सत्ता दिला देगा? इकोनॉमी को लेकर आपको इस दौर में व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जिस तरीके की परिस्थितियां देश के भीतर है, उसको लेकर आप सचेत होंगे, या चुनावी प्रोसेस में आकर आरबीआई तक को आप कहते हैं कि राजनीति जरूरी है क्योंकि सत्ता हमारी बनी रहे, उसी के बाद तो हम इकोनॉमिक पॉलिसी को आगे ले जा पाएंगे? तो जरा उसका दूसरा हिस्सा सुनिए। भारत को सीधा सीधा नुकसान, पेट्रोलियम और सोने के दाम बढ़ेंगे। दुनिया के बाजार में पेट्रोलियम की कीमत कम होगी, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया चूंकि लगातार बढ़ रहा है, तो फिर भारत के लोगों को लाभ उसका नहीं मिलेगा, जो नहीं मिल रहा है। जो $116 प्रति बैरल से घटकर अगर आज की तारीख में $90 प्रति बैरल भी आ गए, लाभ नहीं मिला। उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी इकोनॉमी डामाडोल, डॉलर के मुकाबले रुपया खत्म। दूसरी स्थिति, सामानों की जो कीमत बढ़ेगी और समाज के भीतर जो आक्रोश पनपेगा, वह राजनीति को डिगा तो नहीं देगा। और भारत के भीतर की परिस्थितियां इस विश्व मंदी के दौर में, जब समूची दुनिया उससे प्रभावित हो रही है, तो बिलियनियर्स जो होते हैं वो या तो चूहे के तौर पर होते हैं या कबूतर के तौर पर होते हैं जो उड़ जाते हैं। चूहे भाग जाते हैं और कबूतर किसी एक जगह पर एक कबूतर उतरता है तो सारे कबूतर उसी दिशा में उतर जाते हैं। शायद इसीलिए 2014 के बाद से भारत छोड़ने वाले बिलियनियर्स की तादाद, उससे पहले के अतीत के पन्नों को देखिएगा और इस देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के दस्तावेजों को देखिएगा, तो पता चलेगा भारत में बड़ी तादाद में बिलियनियर्स इस देश को छोड़ रहे हैं। तकरीबन 8 लाख तक बीते 8 बरस में छोड़ चुके हैं। इस रफ्तार के साथ देश चल रहा है, और इस रफ्तार के साथ अगला मुश्किल यह है, इस देश की बड़ी पूंजी बाहर जाएगी जो डॉलर की शक्ल में होगी। आप कहेंगे कैसे जाएगी? हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उससे हटकर बच्चे यहां के हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनकी तादाद इस बरस का जो आंकड़ा है 7,85,000 बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले गए। वो डॉलर की शक्ल में उन्हें वहां पर फीस देनी होगी, रुपये में डॉलर में कन्वर्जन होगा, उन पर बोझ जरूर पड़ेगा क्योंकि रुपया ज्यादा खर्च होगा, लेकिन वह पूरी स्ट्रेंथ भारत की लगातार बाहर जा रही है। और घूमने जाना भी महंगा, तो हम उस क्लास का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई तक का जिक्र कर रहे हैं। और भारत के भीतर में निवेश इस दौर में कम हो रहा है, जिसकी चेतावनी IMF भी दे रहा है, वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है। विकसित देशों के इन्वेस्टर भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की पूरी रिपोर्ट बतला रही है। जोखिम कम करने के लिए अब स्थिति दुनिया के सामने यह भी है, कल तक गोल्ड जमा करते थे, अब डॉलर जमा किया जा रहा है।
अब आप क्या करेंगे? तो डॉलर अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जमा किया जा रहा है तो यहां के बिलियनियर्स जो होंगे वह भी तो डॉलर जमा कर रहे होंगे। तो सरकार का जो पूरा अपना रिजर्व का खाका है जो 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा एक बरस में कम हो गया और उसकी रफ्तार अब हर महीने 20 बिलियन डॉलर तक आ चुकी है, 20 से 22 बिलियन डॉलर तक। तो इस रफ्तार को अगर आईएमएफ की थ्योरी माने और 2026 तक ले जाएं तो हमारे पास रिजर्व करेंसी कितनी बचेगी सरकार को बताना चाहिए कि बचेगी भी या नहीं बचेगी, या हम फिर बहुत सारी चीजों को गिरवी रखने की स्थिति में तो नहीं आ जाएंगे, क्योंकि कर्ज दे पाने की स्थिति में वर्ल्ड बैंक भी हाथ खींचना चाहता है। अब इन परिस्थिति में खास तौर से रूस और यूक्रेन का जो ग्लोबल टेंशन है उसका जो असर दुनिया के बाजार पर पड़ा, इन दोनों देशों के सामने भी तो अपनी इकोनॉमी को बचाने का संकट होगा। खास तौर से रशिया अभी तक 30% की रियायत दे रहा है, उसके यहां से आप तेल खरीदिए 30% की रियायत ले आई और दुनिया के बाजार में उस कीमत को दुनिया के बाजार की तुलना में 10% कम में भी बेच दीजिए तो 20% आपको लाभ। इसीलिए इस दौर में भारत का आयात तेल को लेकर रशिया के साथ बढ़ गया। लेकिन जब उसकी अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों पर मार पड़ेगी, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की चेतावनी है, तो उसमें बहुत साफ है कि वहां के सेंट्रल बैंक भी अपने तौर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे और बढ़ोतरी का यह असर भारत की इकोनॉमी पर उस पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए भी पड़ेगा जिसको लेकर भारत अभी तक चिंतित नहीं था। और अगर इस प्रोसेस में भारत की इकोनॉमी आकर समा गई तो अगला सवाल आएगा कि जिस पूंजी के आसरे भारत की पॉलिटिक्स चलती है ना, उस पॉलिटिक्स पर बहुत सीधी चोट होगी। उस चोट का मतलब यह है कि भारत के भीतर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तकरीबन 2018 के बाद से 2021 तक 10,246 करोड़, जी मार्च 2018 से जुलाई 2022 का यह आंकड़ा है। और भारत के भीतर जो कॉरपोरेट फंडिंग है 89% जो बीजेपी के पास जा रही है और 11% दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के पास। इसके भीतर का सच यह है कि दरअसल एक बड़ी ब्लैक मनी इस देश के भीतर में पॉलिटिकल इकोनॉमी को प्रभावित कर रही है। और पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब यह है कि पॉलिटिकल फंडिंग को प्रभावित कर रही है। और अगर इकोनॉमी के जरिए समूची पॉलिटिकल पॉलिसी इस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में लग जाएगी तो भारत की इकोनॉमी को लेकर जो भी नियम कायदे होंगे वो पहले बीजेपी यानी सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाए, सत्ता यानी सरकार को लाभ पहुंचाए। पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक तौर पर अलग अलग राज्यों में कहां पर किस इकोनॉमी को ले जाना है उस दृष्टि से पॉलिसीगत निर्णय लेने की शुरुआत कर दे। लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका असर बहुत साफ होगा। जो विश्व बैंक की रिपोर्ट बतलाती है कि भारत के भीतर में लगभग 27 से 30 करोड़ लोग अत्याधिक गरीब हैं। अत्याधिक गरीब का मतलब आरएसएस का यहां जिक्र जरूरी नहीं है जो 375 रुपए प्रतिदिन का जिक्र कर रहे थे। यहां पर वर्ल्ड बैंक की उस रिपोर्ट का जिक्र है जहां 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लोगों की जिंदगी चल रही है और सरकार भी उसी लिहाज से खर्च कर रही है 20 रुपए रोज। इसके दायरे में अगर 27 से 30 करोड़ लोग ऑथेंटिक तौर पर वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के दायरे में आ जाते हैं, आईएमएफ इस बात को खुले तौर पर कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है वो कमजोर हो रही है। उस कमजोर बुनियाद के पैरेलल में राजनीतिक बुनियाद बहुत ठोस है। तो लेकिन राजनीति के आसरे देश कैसे चलेगा? राजनीति की बुनियाद आपको हर चुनाव में जिताएगी, हर चुनाव प्रचार में पैसा लुटाने के लिए पूंजी की व्यवस्था कराएगी। लेकिन इकोनॉमी की बुनियाद अगर कमजोर हो गई, जीडीपी ग्रोथ घट गया, 27 से 30 करोड़ लोग दुनिया के सबसे गरीबों की तादाद में भारत के आकर टिक गए और इसीलिए भारत भूख की क्षेत्र में दुनिया के 116 देशों की कतार में अगर 101 नंबर पर है और भारत के इर्द गिर्द जो पड़ोसियों का पूरा देश है जिसको लेकर हम ये सोचते हम सबसे बड़े देश हैं, उन देशों के हंगर इंडेक्स की तुलना में भारत की स्थिति अगर और ज्यादा नाजुक हो चली है। और इसमें भारत के अंदर में जो खास तौर से बिलियनियर्स को मत देखिए, एमएसएमई को देखिए जो खस्ता हाल में है, जिस रिपोर्ट का जिक्र वर्ल्ड बैंक कर रहा है। एफएमसीजी का जो सेल है वो लगभग 10% कम हो गया है।
एक्सपोर्ट लगभग 3.7% कम हो गया है, इंपोर्ट इस बीच में लगातार बढ़ रहा है। यह सारा मैसेज 3 बातों को ऊपर टिका हुआ है और ये 3 पिलर बहुत साफ है। भारत की राजनीति पर जो पूंजी खर्च होती है और भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी जो राजनीति से प्रभावित होकर बनाई जाती है, दोनों इस देश को कंगाल कर रहे हैं। यह पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि दुनिया के सामने जब मंदी और रिसेशन का जिक्र जो हो रहा है, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत जैसे विकासशील देश होंगे, जहां पर गरीबी चरम पर है, भूख चरम पर है और सरकार ने यह मानते हुए 5 किलो अनाज फ्री में बांटने का जो निर्णय दिया है, उसके दायरे में भारत की एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी आएगी, क्योंकि मुनाफे के लिए दुनिया के बाजार को जब अनाज चाहिए होगा तो अनाज का रास्ता कॉरपोरेट के जरिए निकलेगा। वही कॉरपोरेट जो सरकार और सत्ता को अपने अनुकूल नियम बनाने के लिए फंडिंग करेगा। यानी एग्रीकल्चरिस्टों के सामने भी आने वाले वक्त में संकट है, विश्व मंदी के दौर में। और तीसरा बड़ा सवाल, जिस परिस्थिति से भारत अभी रूबरू हो रहा है, उसमें महंगाई, बेरोजगारी, अर्निंग कैपेसिटी का खत्म होना, कंज्यूमर के तौर पर कमजोर होना, ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि भविष्य को लेकर भारत के सामने इंडिविजुअल परिवारों के तौर पर भी कोई रूपरेखा इसलिए नहीं बचेगी क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा हो या फिर जो पेंशन का पैसा हो, और सरकार का पेंशन को लेकर जो नजरिया है और रोजगार न दे पाने की जो स्थिति है, उसमें वादे दर्दवादों के अलावे अभी तक जो होता रहा, उसके पीछे सबसे बड़े ऑक्सीजन के तौर पर वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला कर्ज रहा है। कितना कर्ज भारत और लेगा और कितना कर्ज वर्ल्ड बैंक देगा, ये जानते समझते हुए कि दुनिया की इकोनॉमी सिकुड़ते सिकुड़ते भारत जैसे देश को अपनी गिरफ्त में ना ले ले, और इसके लिए कोई प्रोग्राम अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्रिएट गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो फिर आपको पहचानना होगा वह झोला जो इस देश के राजनीतिक फकीर उठाने की दिशा में ना आ जाएं। उस झोले को जरूर पहचान लीजिए और राजनीतिक फकीरों पर भी नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।